हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट होने वाला है सेकंड चैप्टर का। तो कल हमने क्या देखा, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्या क्या हमको जानने की जरूरत है वो सब हमने डील किया, जैसे कि टॉर्क क्या क्या होता है, राइट, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या कंट्रोलिंग टॉर्क यूज किया जाता है या क्या क्या डैम्पिंग टॉर्क यूज किया जाता है अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में, वो हमने जाना। तो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला अपना इंस्ट्रूमेंट डील करने वाला हूं, जो कि होगा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो यहां पे मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का। आइए इसको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं इसमें, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम अगर यहां पे देख रहे हैं तो ये क्या है, ये स्केल है, ठीक है, ये हमारा स्केल है। ये क्या है, ये हमारा पॉइंटर है, स्केल पॉइंटर। ये बीच वाला लाइन जो जा रहा है ये हमारा स्पिंडल है, ठीक है। और ये इसको अगर मैं देखूं, ये हमारा पिवोट है, पाइवेट है, ठीक है। और ये हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग है, राइट। ये भी स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग 1 बोल देता हूं इसको मैं, और ये स्प्रिंग 2, राइट, स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2। अब देखो ये हो गया, चलो ठीक है। दो स्प्रिंग यहां पे यूज है, स्केल, पॉइंटर, पाइवेट, और पिवेट भी बोल सकते हैं इसको, या पाइवेट जो भी बोलो आप, पिवेट बोलते हैं जनरली। और ये स्पिंडल हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब, और ये दो स्प्रिंग हो गए। पहली बात ये सब तो चलो इजी की बात है, पर स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 ये आपको फिगर देख के समझ जाना चाहिए कि क्या यूज कर रहा होगा। ये स्प्रिंग जो है ये आपका स्प्रिंग कंट्रोल के लिए है, जो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग कंट्रोल्स, ये जो स्प्रिंग्स यूज हो रहे हैं ये स्प्रिंग कंट्रोल मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज हो रहा है। तो मैंने आपको स्प्रिंग कंट्रोल में क्या लिखवाया था कि एप्लीकेशन में लिखवाया था कि इट इज यूज्ड इन पीएमएमसी। तो देखो यहां पे स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा रहा है, राइट। तो अब देखो यहां पे स्प्रिंग का अगर मैं फंक्शन लिखूं, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, ठीक है। पहला बात ये था कि इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क। दूसरा क्या बोल सकते थे हम, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज, मेड अप ऑफ किस मटेरियल का बना है ये, फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना है, ठीक है। और थर्ड अगर मैं बोलूं तो इसका, इस स्प्रिंग का एक और फंक्शन है। इस स्प्रिंग का फंक्शन ये है कि ये सप्लाई, ठीक है, सप्लाई और कॉइल के बीच कनेक्शन क्रिएट करता है। सप्लाई और कॉइल के बीच कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब कि ये एक पैसेज प्रोवाइड करता है करंट को फ्लो करने के लिए। तो एक तो फंक्शन इसका क्या था कि टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क, दूसरा फंक्शन इसका ये था टू प्रोवाइड पैसेज फॉर करंट। यहां पे करंट फ्लो के लिए प्रोवाइड करता है पैसेज, क्रिएट्स connection between coil and supply to allow current to flow, करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो ये हम डिटेल डिस्कशन कर लिए स्प्रिंग्स के बारे में कि यहां पे स्प्रिंग्स किस लिए यूज हो रहे हैं। स्प्रिंग्स यहां पे किसके मेड अप ऑफ है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के। अब देखो, शायद मैंने आपको इसके बारे में पॉइंट लिखवाया था कि नहीं, या फिर नहीं लिखवाया था स्प्रिंग के बारे में, पर मेरे को ये जहां तक याद है कि शायद वहां पे मैंने गलत पॉइंट बोला था। क्या गलत पॉइंट बोला था कि मान लो ये तीन चीजें तो सही है, अगर मान लो इनमें से कोई एक स्प्रिंग टूट जाए, मान लो ब्रेक हो जाए सडनली, तो होगा क्या, क्योंकि यहां पे ये स्प्रिंग क्या कर रहे हैं, इनका सेकंड फंक्शन ये है कि वो स्प्रिंग्स करंट को फ्लो करवाने के लिए भी पैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको क्या पता है, आपको पता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, मतलब कि क्वांटिटी टू बी मेजर्ड होता है। तो अगर मैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ले रहा हूं, तो उस केस में अगर मेरा एक स्प्रिंग ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, करंट जो फ्लो हो रहा था इधर पैसेज,
प्रोवाइड करता है स्प्रिंग और कॉइल में वो करंट फ्लो होना कम हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही करंट जीरो होगा, ये वाला पार्ट हमारा जीरो होगा, उस केस में आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो होगा तो उस केस में आपका जो पॉइंटर है वो कहां पे आ जाएगा, वो आएगा जीरो पोजीशन में। ठीक है, वो आपके जीरो पोजीशन में आएगा। मैंने शायद गलती से पिछले वीडियो में बोल दिया था कि फुल स्केल वैल्यू में पहुंच जाता है अगर एक स्प्रिंग टूटता है तो, पर वैसा नहीं होगा। यहां पे हम लिखेंगे TD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I if springs break, if spring breaks then deflecting torque is equal to 0 and pointer moves to zero position। ठीक है, पॉइंटर मूव्स टू जीरो पोजीशन, ये ठीक है। तो इस चीज को हम नोट करते हैं यहाँ, क्योंकि ये भी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर स्प्रिंग ब्रेक हो गया तब उस केस में पॉइंटर किस वैल्यू को डिनोट करेगा, राइट। तो यहां पे मैंने स्प्रिंग्स के बारे में बता दिया कि ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल का बना होता है। अब अगर मैं यहां पे ये इसको देखूं, ये क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है। और ये क्या है, इसमें से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम B से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये यहां पे मैं लिख देता हूं, ये है हमारा परमानेंट मैग्नेट, इसको मैं यहां पे लिखता हूं इस तरह, परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, अब ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये किस चीज का बना होता है, ये हमारा मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ अल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, जिसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, अल्निको बोल देते हैं। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ALNiCO, अल्निको। ठीक है, अल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो परमानेंट मैग्नेट किस चीज का बना है, अल्निको का बना है, मतलब ये क्या, अल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। और परमानेंट मैग्नेट का क्या काम है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना। और देखो यहां पे अगर परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा है तो ये परमानेंट मैग्नेट ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या होता है कि इसका फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मान लो, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर मान लो स्ट्रे फील्ड के कारण कुछ एरर आता है। स्ट्रे फील्ड क्या होता है कि अगर कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण इंस्ट्रूमेंट में कभी कभार एरर आता है, तो वो स्ट्रे फील्ड के कारण एरर होता है। पर क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो स्ट्रे फील्ड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और जब स्ट्रे फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें हमको शील्डिंग प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्ट्रे फील्ड वो फील्ड होता है जो इंस्ट्रूमेंट के मेन फील्ड के अलावा जो एक्सटर्नल फील्ड होता है, आपका एक्सटर्नल फील्ड होता है जो एरर कॉज करता है। कौन सा एरर कॉज करता है, वो आपका इन्वायरमेंटल एरर कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक एरर भी बोलते हैं। वो आपका एरर कॉज करता है इस इंस्ट्रूमेंट में। पर क्योंकि परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का आपका परमानेंट मैग्नेट यूज हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए हम शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं यहीं पे, या तो फिर इसको हम लास्ट पॉइंट में स्पेशल फीचर्स में लिख लेंगे कि यहां पे लिख दूं मैं, ठीक है, इधर लिख देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट लिख देता हूं यहां पे, there is no effect of stray field on PMMC because of strong magnetic field. Magnetic field
सो शील्डिंग क्या करते हैं? शील्डिंग उन इंस्ट्रूमेंट का किया जाता है जिसमें स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण उन पे इफेक्ट पड़ता है, उनके पॉइंटर में कुछ इफेक्ट पड़ता है, इसलिए शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है। पर यहां पे स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए शील्डिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन पीएमएमसी। ठीक है, पीएमएमसी में शील्डिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है। राइट, ये तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया। राइट, ये अब देखो परमानेंट मैग्नेट के बारे में बात हो गया। स्प्रिंग बना है हमारा फॉस्फर ब्रॉन्ज से, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट बना है अल्निको से। स्प्रिंग का काम क्या क्या था? इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड कंट्रोलिंग टॉर्क और हमारा सप्लाई और कॉइल के बीच करंट सेटअप करना, मतलब पैसेज प्रोवाइड करना करंट फ्लो करने के लिए। परमानेंट मैग्नेट का काम क्या था? मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करना, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए शील्डिंग का इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमको, शील्डिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। अब देखो ये स्पिंडल हो गया, अब यहां पे पाइवेट हो गया, और ये ज्यूल बियरिंग आ जाएगा हमारा। ये हमारा हो गया। इसको कहां पे लिखे हम? इसको लिख देता हूं इस तरह, ठीक है, ज्यूल बियरिंग। ठीक है, ज्यूल बियरिंग। तो ज्यूल बियरिंग किससे बना होता है? ये आपका बना होता है सफायर से, और ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है आपका फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या तो फिर वियर एंड टियर। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्पिंडल जब मूव करता है तो उसमें वियर एंड टियर को बचाने के लिए आपका ज्यूल बियरिंग यूज किया जाता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्यूल बियरिंग का भी सब का ना, आप पॉइंट्स यहां पर लिखते जाएंगे। ठीक है, फिर मैं एक बार स्पेशल फीचर्स में पूरा पॉइंट मेंशन भी कर लूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ज्यूल बियरिंग का, वहां पे जगह नहीं है। ज्यूल बियरिंग protects from wear and tear and minimizes friction। ठीक है, तो minimizes friction। तो ये आपका ये हो गया ज्यूल बियरिंग के बारे में। ठीक है, और क्या क्या बचा हमारा? अब देखो करंट को सेट, स्प्रिंग का काम क्या था? कनेक्शन क्रिएट करने का, यहां पे सप्लाई। तो यहां पे हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप अगर करंट मेजर कर रहे हो या वोल्टेज मेजर कर रहे हो, किसी भी चीज को मेजर करना है तो आप इस टर्मिनल्स के बीच अप्लाई करोगे उस चीज को। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये आपका है सप्लाई टर्मिनल्स। ठीक है, सप्लाई टर्मिनल्स, और यहां पे आपका करंट फ्लो होगा। ये करंट का भी पैसेज दिखा देता हूं मैं कि देखो स्प्रिंग का काम है, स्प्रिंग से होते हुए कॉइल में होते हुए यहां पे करंट फ्लो कर रहा है, सप्लाई टर्मिनल से ये अपना। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका, इतना पूरा पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज के बारे में। यहां पे अभी जो बीच वाला पार्ट है इसको हम जूम करके थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैं इसको यहां पे बता देता हूं, ऊपर से पहले अगर मेरे को नाम लिखना होगा अगर पहले से, तो इस चीज को मैं लिख देता हूं। ये हो गया हमारा कॉइल, ये हमारा कॉइल हो गया। राइट, तो कॉइल हो गया, और इसको लिख देता हूं मूविंग कॉइल लिख देता है। ठीक है, मूविंग कॉइल। अब देखो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ये बीच में हमारा कॉइल है, ठीक है, और ये परमानेंट मैग्नेट है, इसलिए इसका नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। और अगर मैं कोई इसमें यहां पे एकदम जूम करके दिखाऊं कि यहां पे बीच में हो क्या रहा है, इस बीच में हो क्या रहा है, तो यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, ड्रॉ करता हूं पूरा फिगर। तो ये बीच में हमारा ये आ गया आयन। ठीक है, ये आ गया आयन, और फिर उसके ऊपर आ गया एल्यूमिनियम का फॉर्मर। ये आ गया एल्यूमिनियम का फॉर्मर। ठीक है, ये, और फिर इसके ऊपर है हमारा मूविंग कॉइल। ये हमारा मूविंग कॉइल हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये देखो इधर क्या हो रहा है कि ये जो बीच में है ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया है वो आपका है आयन। ठीक है, वो आपका आयरन है। ठीक है, आयन है जो कि आपका फिक्स्ड रहेगा।
जो कि आपका फिक्स्ड रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ठीक है, वो मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड रहेगा। और ये आयन का काम क्या होता है, इस आयन का काम होता है मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये एकदम रेडियली पास हो, वो काम होता है इसका आयन का, ठीक है, टू मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। ठीक है, ये अब ये जो ब्लू वाला ऊपर में दिख रहा है, ब्लैक कलर के ऊपर ब्लू वाला जो मैंने केस बनाया हुआ है, वो क्या है, वो आपका एल्यूमिनियम फॉर्मर है। वो आपका है, यहां पर लिखता हूं मैं एल्यूमिनियम फॉर्मर। ये आपका आ गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉर्मर, ठीक है, एल्यूमिनियम फॉर्मर। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है, ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, स्प्रिंग के बारे में कंट्रोलिंग टॉर्क था। अब ये जो एल्यूमिनियम फॉर्मर है, ये किस लिए बनाया गया है, ताकि हम एडी करंट डैंपिंग इसमें प्रोवाइड कर सके, एडी करंट डैंपिंग। तो एल्यूमिनियम फॉर्मर ही क्यों यूज किया जा रहा है, अगर यहां पे मैं लिखता हूं एल्यूमिनियम फॉर्मर के बारे में, एल्यूमिनियम फॉर्मर, तो पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम क्यों यूज किया जा रहा है। तो एल्यूमिनियम के बारे में मैं लिख सकता हूं यहां पे कि एल्यूमिनियम जो है हमारा, एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, एल्यूमिनियम इज लाइट वेट, हल्का है, ये हल्का होने से टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, लाइट वेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ये तो नॉन एल्यूमिनियम फॉर्मर किस लिए यूज किया गया, ताकि ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और लाइट वेट का है। लाइट वेट से क्या होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो आपका बढ़ जाता है और उसके कारण सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी बढ़ जाती है हमारी, और ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। अब देखो, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, अब क्योंकि यहां पे ये फिक्स किया गया है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, इसके ऊपर हमारा कॉपर वायर्स है, कॉपर वायर्स है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं कॉपर कॉइल। ठीक है, कॉपर कॉइल, और ये भी आपका मूव करता है, ये भी मूव करता है, एल्यूमिनियम फॉर्मर भी आपका मूव करता है, दोनों आपके मूविंग होते हैं, राइट, दोनों आपके मूव करते हैं और आयन बस आपका फिक्स रहता है, करेक्ट। तो कॉपर कॉइल रहता है यहां पे, ये आपका कॉपर कॉइल हो गया, इसके ऊपर, और ये एल्यूमिनियम फॉर्मर जो है उसके ऊपर आप क्या करते हो, कॉपर से कॉइल्स को वाउंड कर देते हो, बीच में आयन है जो फिक्स्ड है, ऊपर में एल्यूमिनियम फॉर्मर है, उसमें आप कॉइल को वाउंड कर दिए। अब एल्यूमिनियम फॉर्मर के साथ कॉइल पूरा मूव करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड में, करेक्ट। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इसका फंक्शन क्या क्या है, इस एल्यूमिनियम फॉर्मर का, इसका फंक्शन मैं यहां पे लिख सकता हूं, टू प्रोवाइड एडी करंट डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग, और ये कॉइल के लिए, कॉपर कॉइल के लिए बेस भी वो बनता है। ठीक है, कॉपर कॉइल के लिए आपका बेस भी बनता है, बेस भी बनता है ये, ताकि कॉइल आपका आराम से घूम सके यहां बीच में। ठीक है, प्रोवाइड एडी करंट डैंपिंग और लेस इंप्रूव टॉर्क टू वेट रेशियो, इंप्रूव टॉर्क टू वेट रेशियो, वेट रेशियो। ठीक है, ये राइट। तो अब देखो, मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है। मूविंग कॉइल है, यहां पे एल्यूमिनियम फॉर्मर है, वो भी मूव कर रहा है, एडी करंट प्रोवाइड कर रहा है, एडी करंट डैंपिंग, एडी करंट डैंपिंग प्रोवाइड कर रहा है ये एल्यूमिनियम फॉर्मर। कैसे एडी करंट डैंपिंग प्रोवाइड कर रहा है, देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि पीएमएमसी में एडी करंट डैंपिंग यूज होता है, करेक्ट। अब एडी करंट डैंपिंग है क्या, कभी भी किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मूविंग, अगर आपका कुछ एक कंडक्टर है जो मूव कर रहा है, अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, आपका फ्लक्स लाइंस को कट करता है, करेक्ट। तो ये कंडक्टर है,
एल्यूमिनियम क्या है, एक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, और ये इसमें मूव करेगा, गोल गोल घूमेगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा, तो क्या होगा, आपका फ्लक्स लाइंस कट होगा। फ्लक्स लाइंस कट होने के कारण क्या होगा कि इस कंडक्टर का कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो अब इस कंडक्टर की बॉडी में, एल्यूमिनियम फॉर्मर की बॉडी में एक क्या ईएमएफ डेवलप होगा। ईएमएफ के कारण करंट फ्लो होने लग जाएगा इसकी बॉडी में, ठीक है। करंट फ्लो, जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या है, वो एडी करंट है, ठीक है, तो वो एडी करंट है। अब क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, इस करंट फ्लो करने के कारण जो एल्यूमिनियम फॉर्मर की बॉडी में फ्लो हो रहा है उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपका ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है परमानेंट मैग्नेट के कारण उसको अपोज करेगा। उसको अपोज करना मतलब कि क्या, काइंड ऑफ आपका पॉइंटर को फ्रिक्शन या अपोजिशन प्रोवाइड करेगा, और इसी तरह से वो पॉइंटर के वाइब्रेशंस को हटा देगा या कम कर देगा, ठीक है, और इसी तरह वो डैम्पिंग प्रोवाइड करेगा, राइट। कंडक्टर फ्लक्स लाइंस को कट किया, फ्लक्स लाइंस को कट करने से ईएमएफ डेवलप हुआ, ईएमएफ डेवलप होने से करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया और इवेंचुअली डैम्पिंग प्रोवाइड किया पॉइंटर को, ठीक है। तो ये था काम इसका, एल्यूमिनियम फॉर्मर का, एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करना, बेस बनना एक कॉइल को लिए, ठीक है, कॉइल इसी के ऊपर लपेटा जाएगा, ठीक है, इसलिए एक बेस बना है वो, और टॉर्क, और एल्यूमिनियम ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम लाइट वेट सब्सटेंस है, तो वेट कम होने के कारण टॉर्क टू वेट रेशियो आपका क्या होगा, टॉर्क टू वेट रेशियो बढ़ जाएगा, इसलिए सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी और फ्रिक्शनल सेंसिटिविटी एक्यूरेसी ये सब बढ़ जाएगा और फ्रिक्शनल एरर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने सारे पॉइंट्स एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ये आपका फिर से एक बार मैं बोलूं, स्केल ये आपका पाइवट हो गया, ठीक है, और पॉइंटर स्प्रिंग हो गया 1 और 2, एक स्प्रिंग टाइट होगा, एक स्प्रिंग लूज होगा, तो इवेंचुअली एक जब भी स्पिंडल घूमेगा तो एक स्प्रिंग टाइट होते जाएगा, दूसरा लूज होते जाएगा, और इवेंचुअली जो टाइट हो रहा था वो आपको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करेगा। तो स्प्रिंग का काम कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना था, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का बना था, और सप्लाई और कॉइल, ये कॉइल मूविंग कॉइल के बीच आपका कनेक्शन स्टैब्लिश करने का था, इवेंचुअली करंट फ्लो करवाने का था, ठीक है, और ये हो गया। और अगर स्प्रिंग ब्रेक होता है, स्प्रिंग अगर ब्रेक होता है तो आपका क्या होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका 0 हो जाएगा, और इसी कारण स्प्रिंग ब्रेक होने के कारण आपका पॉइंटर जो है वो वापस कौन से पोजीशन में आ जाएगा, वो पॉइंटर आपका आ जाएगा 0 पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका 0 हो जाएगा। फिर ये क्या है, जीवल बीरिंग है। ये जीवल बीरिंग क्या करता है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है वियर एंड टीयर से इंस्ट्रूमेंट को, और मिनिमाइज करता है फ्रिक्शन को, ठीक है। और ये क्या है, ये करंट पाथ फ्लो हो रहा है आपका सप्लाई टर्मिनल से, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को आपको जिसको मेजर करना है वो यहाँ पे आप कनेक्ट करोगे, करंट फ्लो होगा, ठीक है, और डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। अब ये देखो यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट किसका बना होता है, परमानेंट मैग्नेट हमारा यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है इधर, इट इज मेड अप ऑफ अल्निको। कभी भी पूछा गया आपसे इट इज मेड अप ऑफ अल्निको बोलेंगे, दैट इज व्हाट, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट। इस चीज का बना होता है। ये क्या करता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करता है, राइट। और फिर यहाँ पे क्या है, ये जो बीच वाला सेंटर पोर्शन अगर हम देख रहे हैं तो ये पोर्शन है मैग्नीफाइड वर्जन। बीच में क्या है, आयरन है जो कि फिक्स्ड है। ये क्या करता है, मेक मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, देखो रेडियल पास करने के लिए हेल्प करता है, मैग्नेटिक मटेरियल है क्योंकि ये, ठीक है। तो आयरन हो गया, ये बीच में है, ये फिक्स्ड है, ये नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर आयरन भी घूमने लग गया तो आयरन क्या है, बहुत हैवी है, तो टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा। टॉर्क टू वेट रेशियो कम होने से फ्रिक्शनल एरर बढ़ जाएगा, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए आयरन को नहीं घुमाते, हम आयरन को फिक्स रखते हैं, ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर हमने एक एल्यूमिनियम फॉर्मर लिया है। एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर हम कॉइल को, कॉपर कॉइल को, ठीक है, कॉपर कॉइल को वाउंड कर देते हैं अच्छे से, ठीक है। तो कॉपर कॉइल को वाउंड कर दिया। एल्यूमिनियम फॉर्मर जो है वो एक लाइट वेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और वो उसका काम क्या है, उसका काम है हमारा डैम्पिंग प्रोवाइड करना। और कौन सी डैम्पिंग प्रोवाइड करता है, वो हमारा एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड करता है। बेस मटेरियल बनता है कॉपर के, और टॉर्क टू वेट रेशियो में, टॉर्क टू वेट रेशियो को जब बढ़ाता है इसलिए हमारा सेंसिटिविटी फ्रिक्शनल एरर कम हो जाता है, ठीक है। सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, फ्रिक्शनल एरर कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारा पॉइंट्स आई होप लिख दिया है, तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा पिक्चर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका
कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पीएमएमसी जो है वो पूरा पिक्चर यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने मेंशन कर दिया है। अब इसका ये तो था पहला आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पीएमएमसी का कंस्ट्रक्शन बोल सकता हूं मैं इसको बोल देता हूं कंस्ट्रक्शन पार्ट। कौन सा चीज क्या क्या चीज से बना है वो सब मैंने मेंशन कर दिया है। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन पार्ट हो गया, राइट। अब अगर मेरे को वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर जाना हो तो मैं यहां पे पूरा वाइप करता हूं इस बोर्ड को। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर मैं जा रहा हूं। अब ये पीएमएमसी वर्क कैसे करता है वो हम सीखेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो ये आपका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल डीसी मशीन की तरह से होता है। ठीक है, डीसी मशीन की तरह से होता है। कैसे डीसी मशीन टाइप का होता है, क्योंकि देखो यहां पे परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया था। परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल को घुमा रहे हैं। मतलब कि होता क्या है कि जैसे ही आप सप्लाई टर्मिनल्स में कुछ भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कनेक्शन करोगे, ठीक है, सप्लाई टर्मिनल्स में किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कनेक्शन करोगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। करंट फ्लो करने से होगा क्या, करंट फ्लो करने से ये होगा कि आपके स्प्रिंग में और कॉइल में, मूविंग कॉइल में करंट आ जाएगा। अब जब भी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं तो होता क्या है, वो एक लॉरेंट्ज फोर्स डेवलप करता है। मतलब उस कंडक्टर पे एक फोर्स एक्ट करता है जो कि क्या होता है, लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं हम। तो वो उसके कारण वो स्प्रिंग मूव करना स्टार्ट कर देता है, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है, राइट। और उस घूमने के कारण हमारा क्या होता है, डिफ्लेक्शन आता है और इवेंचुअली हम पॉइंटर और स्केल की हेल्प से क्वांटिटी को मेजर कर पाते हैं, राइट। तो अगर मैं इसको बनाऊं वापस फिर से, तो देखो पहला चीज यहां पे लिखता हूं मैं, ये देखो ये अगर मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसको मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे बीच में मैं एक कंडक्टर बना देता हूं। ये कंडक्टर हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कनेक्टेड है ये, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच है करंट कैरिंग कंडक्टर है ये। इसमें सपोज करो आप कि करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, इसमें बोल रहा हूं मैं करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है और इस कंडक्टर की लेंथ अगर बता दूं मैं तो ये हो गया इसका लेंथ। ठीक है, कंडक्टर ये हो गया। अब लेंथ कंडक्टर की ये है, करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें लॉरेंट्स फोर्स के हिसाब से कभी भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखता है तो उसमें कुछ फोर्स डेवलप होता है। और सपोज करो ये कंडक्टर आपका मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा एंगल मतलब कि क्या, ये देखो थीटा, ये मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड आपका स्ट्रेट है और ये कंडक्टर ऐसे टेढ़ा है तो कुछ एंगल बना रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड से, तो थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं अब यहाँ पे लॉरेंट्स फोर्स के ऊपर लिखूं तो जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, लॉरेंट्स फोर्स, ये अगर मैं लिख रहा हूं तो ये क्या होगा, आपका फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा के इक्वल होगा ये। ठीक है, ये आपका फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। अब अगर मेरे को, अगर सपोज करो ये तो एक केस था, तो यहां पे अगर मैं सेम चीज में अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, फिर से ये मैग्नेटिक फील्ड लिया, अब यहां पे बी हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंडक्टर को अगर मैं ऐसे लेटा दूं, मतलब कि क्या, थीटा एंगल जो था वो अब क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर थीटा एंगल जीरो हो गया तो यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है मुझे कि आपका जो फोर्स होगा, लॉरेंट्स फोर्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा इस केस में। ठीक है, इस केस में आपका लॉरेंट्स फोर्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, थीटा जीरो हो रहा है। थीटा जीरो होने के कारण साइन थीटा जीरो हो जाएगा, इवेंचुअली लॉरेंट्स फोर्स जीरो हो जाएगा। अगर वही चीज अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर कंडक्टर एकदम स्ट्रेट हो गया, मतलब कि अगर स्ट्रेट रखा जाए तो क्या होगा, स्ट्रेट रखने से हमारा ये देखो कंडक्टर को ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये कंडक्टर हो गया। इसमें अभी भी करंट, देखो यहां पे भी करंट आपका आई था, सपोज करो ये आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी लेंथ भी अभी भी एल था, पर फिर भी फोर्स इसमें जीरो लग रहा है। अब यहाँ पे लेंथ अभी भी क्या है, लेंथ अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो लेंथ अभी भी इसका एल है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, लेंथ अभी भी एल है, सेम करंट फ्लो हो रहा है इसमें आई। तो अब इसमें जो फोर्स होगा, अब इसमें जो फोर्स होगा वो होगा मैक्सिमम, फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम
और मैक्सिमम फोर्स मतलब कि क्या, क्योंकि यहां पे क्या है, थीटा यहां पे 90 डिग्री दिख रहा है, तो फोर्स मैक्सिमम मतलब कि क्या, BIL के इक्वल होगा, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब देखो ये चीज आ गया मेरा। अब ये तो समझ में आ गया कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगता है जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाएगा। पर अगर अब मुझे डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर बात करनी हो तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चलेगा, तो वो भी आप पढ़ चुके होंगे, जो कि हम क्या बोल सकते हैं उसको, यहां पे मैं लिख देता हूं लॉरेंट्ज फोर्स का हेडिंग। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में यहां पे बात कर रहा हूं मैं, लॉरेंट्ज फोर्स का यहां पे हेडिंग डाल दिया। अब यहां पे मैं बात करता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से हम कभी भी क्या बना सकते हैं, ये बता सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं ये हमारा, ये कितना उंगली हो गया, स्टेप के साथ, हाँ लेफ्ट, तो ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हो गया ये, राइट। तो ये मैं ऐसे वर्टिकली दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये आपका FBI, ठीक है, FBI से आप याद कर सकते हो। तो ये क्या दिखाएगा आपका, ये आपका दिखाएगा फोर्स को, ठीक है, थंब आपका फोर्स को दिखा रहा है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा। ये आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, फील्ड डायरेक्शन, और ये I क्या दिखाएगा, करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा। तो यहां पे मैंने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हमने देखो लॉरेंट्ज फोर्स लगा, फोर्स का डायरेक्शन भी पता कर लिया। अब मैं अगर यहां पे अपना मूविंग कॉइल लेता हूं, जो कि हमारा परमानेंट मैग्नेट था, तो यहां पे देखो ये आपका परमानेंट मैग्नेट आ गया, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल। अब मैं यहां पे बीच में आपका कॉइल रख देता हूं, ये कॉइल आ गया, ये कॉइल, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे अगर इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देता हूं मैं। तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख जा रहा है, इस डायरेक्शन में आपका B दिख जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। नेक्स्ट थिंग, अब अगर यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये करंट फ्लो का डायरेक्शन बना देता हूं मैं, करंट फ्लो का डायरेक्शन भी बना दिया, ठीक है। तो ये I हो गया, नाउ ये I हो गया, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट कैरिंग कंडक्टर भी है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ऊपर है, अप है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो मुझे फोर्स किस तरफ दिख रहा है, फोर्स में अंदर की तरफ देखता हूं इसमें, तो यहां पे ये हो गया इस डायरेक्शन में फोर्स, ये इस ऐसे, ठीक है। ये देखो फोर्स इस डायरेक्शन में, राइट। अब यहां पे अगर मैं देख रहा हूं इस कंडक्टर में, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गया, नीचे हो गया, फोर्स क्या हो रहा है, आउटवर्ड्स आ रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां पे फोर्स हो गया मेरा, यहां पे फोर्स हो गया इस कंडक्टर पे, और इस कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा, यहां पे फोर्स 0 लगेगा, इसमें भी 0 लगेगा, सिर्फ इस कंडक्टर और इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। क्योंकि देखो यहां पे मैंने डायग्राम बता दिया है कि इस कारण से हमारा फोर्स इन यहां पर और यहां पे 0 लगेगा, यहां और यहां मैक्सिमम लगेगा, और इसके कारण अंदर की तरफ ये ऐसे करके घूमने लग जाएगा, ये कॉइल फोर्स एक्ट करने के कारण घूमने लग जाएगा, राइट। ये ऐसे करके गोल गोल घूमने लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यही चीज हो रहा था आपका किसमें, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में, जो कि आप डीसी मशीन में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज लॉरेंट्ज फोर्स हो गया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का ये चीज पिक्चर बात कर लिया मैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फोर्स जो था BIL sin थीटा आया फॉर 1 टर्न, ये था आपका एक कंडक्टर के केस में या फिर 1 टर्न के केस में। अगर यहाँ पे कॉइल के केस में अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर दे, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स,
n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, आपका फोर्स जो होगा वो हो जाएगा n इंटू BIL साइन थीटा, ठीक है, फोर्स इतना लगेगा। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि अगर मैं यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ भी ले लो, ये आपका लेंथ हो गया इस कंडक्टर का और ये आपका ब्रेड्थ हो गया, ठीक है। और यहां पे मैं इस कंडक्टर के कारण अगर मैं एरिया लिखना होगा तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपका एरिया। तो अब ये हो गया मेरा फोर्स, एंड फॉर n टर्न्स मेरा फोर्स आ चुका है, फॉर n टर्न्स मेरा फोर्स आ चुका है। अब टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, टॉर्क होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये आपका हो जाएगा n इंटू बी टू आई एल साइन थीटा इंटू स्मॉल बी, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, स्मॉल बी। तो अगर ये स्मॉल बी से दिखाता हूं भाई, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, ब्रेड्थ है आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अब इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं इस चीज को, तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, तो देखो पूरा अभी तक जो ऑपरेशन चल रहा था परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का, जो कॉइल अंदर में मूव कर रहा था फॉर्मर के कारण, फॉर्मर हमारा एडी करंट डैम्पिंग के लिए था, और जो कॉइल मूव कर रहा था उस पे वो इस कारण से मूव कर रहा था क्योंकि उसमें ये टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था। अब क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो टॉर्क मेरे पास क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है n b i l इंटू स्मॉल b साइन थीटा, और ये क्या है, ये हमारा एरिया है, देखो एरिया लिखा था वहां पे मैं, तो ये आ गया n b, इसको कैपिटल आई करता हूं n b i a साइन थीटा। अब अगर मेरे को मैक्सिमम टॉर्क की बात करनी हो, तो ये क्या आ जाएगा, n b i a, ये आ गया हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क। अब आपको ये अच्छे से पता है कि आपका जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आपका करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और ये जो करंट आ रहा है इसके कारण जो टॉर्क हो रहा है ये आपका कुछ नहीं बल्कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ही है, ठीक है। ये TD इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूं NBA I, ठीक है, NBA I। तो ये, और ये जो चीज है ना बीच में, ये जो बीच में है ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, G जो है NBA के इक्वल है, और ये आपका है गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट इक्वल है ये गैल्वेनो। तो यहां पे अगर मैं लिखूं TD किसके इक्वल आ रहा है, GI के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पूरा डेरिवेशन हो गया। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो आपका पॉइंटर को मूव करवाएगा वो किसके कारण आ रहा है और कैसे आ रहा है, वो इधर इसके कारण है, ये लॉरेंट्ज फोर्स के कारण आ रहा है फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। ये पूरा उसका कहानी है, ये पिक्चर है पूरा। अब आपको ये भी पता है कि आपको जो कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क वो थीटा के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है। तो थीटा के ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं TC इज इक्वल टू KC थीटा, ठीक है। और अगर मैं यहां पे देख रहा हूं कि एट स्टेडी स्टेट बात करूं, यहां पे एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, TD इज इक्वल टू TC, ठीक है। तो अब यहां पे मैं लिख रहा हूं GI इज इक्वल टू KC थीटा। तो मैं देख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा GI अपॉन KC, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखता हूं GI क्या था आपका, G तो था गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, G आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है भाई, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। यहां पे लिख दो क्या, G इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट किसके इक्वल था, NBA के इक्वल था भाई, राइट। नाउ तो थीटा इज इक्वल टू GI बाई KC, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं BAN बाई KC I, राइट। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि थीटा जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है करंट के, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है करंट के। और ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट
देन इन दैट केस आपका जो स्केल आएगा वो लीनियर आएगा। तो यहां पे मैं देख सकता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो रहा है लीनियर स्केल का। तो पीएमएमसी का जो स्केल रहेगा ना भाई वो लीनियर होगा, राइट। लीनियर स्केल होगा, लीनियर मतलब कि क्या, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं उसको तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, ये थीटा हो जाएगा और ये करंट आई हो जाएगा, ठीक है। ये लीनियर स्केल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो इसमें स्लोप क्या आ रहा है आपका, स्लोप कांस्टेंट आ रहा है इस लाइन का लीनियर स्केल में। और स्लोप कांस्टेंट मतलब कि क्या, अब सेंसिटिविटी क्या होता है ये बताओ मुझे। सेंसिटिविटी होता है पर यूनिट चेंज इन आउटपुट अपॉन पर यूनिट चेंज इन इनपुट। अगर यहां पे लिखूं सेंसिटिविटी, जो कि हम अगर इससे डिफाइन कर रहे हैं सेंसिटिविटी को, ये देखो सेंसिटिविटी डेल आउटपुट, आपका आउटपुट में जो चेंज हो रहा है अपॉन डेल इनपुट, ये सेंसिटिविटी होता है। इसका मतलब आपका डेल आउटपुट क्या है, आउटपुट का मैं डिफ्लेक्शन ले रहा हूं क्योंकि डिफ्लेक्शन ही आपका ओवरऑल आउटपुट होगा, तो वो डेल थीटा अपॉन डेल आई कर दूं, जो कि अगर मैं सिंप्लीफाई करके थीटा आई करके भी लिखता हूं तो भी चल जाएगा। तो ये थीटा बाय आई हो गया। अब थीटा क्या है, ये है थीटा, ये है। इस इक्वेशन को अगर मैं आई से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आई आई कैंसल आउट हो जाएगा, इधर थीटा बाय आई आ जाएगा। तो ओवरऑल कितना होगा सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी आ रहा है मेरा बी ए एन बाय के सी, ठीक है। सेंसिटिविटी आ रहा है मेरा बी ए एन बाय के सी, करेक्ट। तो यहां पे मैं सेंसिटिविटी का भी डेरिवेशन कर दिया, ये भी देख लिया कि लीनियर स्केल होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन, लीनियर स्केल, सेंसिटिविटी के बारे में बात कर लिया। सेंसिटिविटी का आपको याद होना चाहिए कि आउटपुट और इनपुट का रेशियो होता है, पर छोटे चेंज का रेशियो होता है आउटपुट और इनपुट का सेंसिटिविटी। और यहाँ पे हमारे पास सेंसिटिविटी का पूरा डेरिवेशन आ गया फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखूं कि सेंसिटिविटी हमारा किस किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं ठीक है, पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पे तो सेंसिटिविटी किस किस पैरामीटर्स में डिपेंड कर रहा है हमारा, इसको मैं लिखता हूं यहाँ पे सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब कि क्या, सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका बढ़ता है तो आपका सेंसिटिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है। इसमें आपको एक एक टर्म का मतलब पता होना चाहिए। बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, ए इज व्हाट, ए आपका एरिया है, एरिया ऑफ कॉइल है, ठीक है। एन क्या है, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स है। केसी क्या है, या आपका स्प्रिंग का स्टिफनेस बोल सकते हो या स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, जो कि आपका स्प्रिंग का स्टिफनेस को बताता है, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉइल लिख देता हूं। और नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टिफनेस से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टिफनेस से, स्प्रिंग के स्टिफनेस से, ठीक है, स्प्रिंग के स्टिफनेस से, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट आपका स्प्रिंग स्टिफनेस को बताता है, कितना स्टिफ होगा आपका स्प्रिंग वो बताएगा, राइट। तो यहां पे मैं देख सकता हूं, राइट, ये सारी चीजों पे हमारा जो सेंसिटिविटी है वो डिपेंड कर रहा है। और जो सेंसिटिविटी है वो कांस्टेंट है, और सेंसिटिविटी के कांस्टेंट होने से हमारा जो डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। और पीएमएमसी का स्केल जो है वो लीनियर स्केल आ रहा है। अब अगर मैं एजिंग इफेक्ट का थोड़ा सा बात करूं पीएमएमसी पे कि एजिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है पीएमएमसी में, तो ये देखो एजिंग इफेक्ट में क्या होगा, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ जाता है वैसे वैसे आपका परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लिखता हूं डिक्रीजेस, राइट, विद द एज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। और स्प्रिंग का स्टिफनेस जो था वो भी डिक्रीज होने लग जाता है, स्टिफनेस ऑल्सो, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग डिक्रीजेस। यहां पे स्प्रिंग का स्टिफनेस भी डिक्रीज होने लग जाता है। और आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि ये जो सेंसिटिविटी है वो आपका बी और केसी पे ऐसे प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इसका ये पता लगाऊं कि मैग्नेटिक फील्ड और स्प्रिंग के स्टिफनेस पे चेंज आने से सेंसिटिविटी में क्या फर्क आएगा, वो अगर मैं पता लगाने की कोशिश करूं
तो मैं क्या करूंगा, लिमिटिंग एरर के कॉन्सेप्ट का हेल्प लूंगा। जैसे हम आपको याद होगा कि अगर किसी भी क्वांटिटीज का लिमिटिंग एरर मुझे पता चल जाए या उसमें डिविएशन पता चल जाए, तो ओवरऑल मैं उस रिजल्टेंट क्वांटिटी का लिमिटिंग एरर निकाल सकता हूं, राइट। तो यहां पे अगर मैं लिखूं ऑन टेकिंग लॉग, लॉग अगर मैं लूं, टेकिंग लॉग अगर मैं लेता हूं, टेकिंग लॉग, तो मेरे पास क्या आएगा, लॉग सेंसिटिविटी इज इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग के सी, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दूं। अगर मैं दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाएगा लिमिटिंग एरर और सेंसिटिविटी का रिलेशनशिप का, अच्छा सा, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग तो होगा क्या, ऑन डिफरेंशिएटिंग मेरे पास आ जाएगा डेल बी डेल सेंसिटिविटी अपॉन सेंसिटिविटी इज इक्वल टू माइनस डेल बीटा अपॉन बीटा, ये ठीक है, माइनस डेल के सी अपॉन के सी। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारे सामने, ठीक है। मतलब कि आपका जो स्प्रिंग जो है, ठीक है, स्प्रिंग और मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो सेंसिटिविटी पे फर्क पड़ेगा, उसका इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी है, जिसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू, अभी आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, इसके थ्रू मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी मैंने इतना सारा पूरा बात कर लिया, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात कर लिया, वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर बात कर लिया कि क्या फोर्स एक्ट करता है, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ, राइट। और आपको कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में तो आइडिया है ही कि इसमें स्प्रिंग कंट्रोल यूज करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं, वो तो पता चल ही गया आपको। अब लीनियर स्केल के ऊपर भी पहुंच चुके हैं हम कि लीनियर स्केल, इसमें लीनियर स्केल होता है पीएमएमसी का। और एक और चीज हमने देखा कि थीटा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास, क्या, कि पीएमएमसी measures only DC वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो हमारा जो पीएमएमसी है वो हमेशा डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू को ही मेजर करता है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू को ही मेजर करेगा। क्यों ऐसा, इसलिए भाई क्योंकि सपोज करो अभी आपने किसका एग्जांपल लिया था, कॉइल का एग्जांपल लिया था ना, ये देखो, ये कॉइल बना दिया फिर से मैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, कॉइल। अब देखो अगर आप एसी सप्लाई यहां पे प्रोवाइड कर दो, एसी सप्लाई को यहां पे प्रोवाइड कर दो, ये देखो एसी सप्लाई यहां पे प्रोवाइड कर दिया मैं, ठीक है, एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज का एसी सप्लाई है भाई। 50 हर्ट्ज मतलब क्या, 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 साइकिल फ्लो होंगे। तो यहां पे मैं एसी सप्लाई प्रोवाइड कर दिया हूं यहां कॉइल में। तो होगा क्या, जब एक साइकिल चल रहा है, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कुछ, सपोज करो कि आपका करंट का डायरेक्शन हुआ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट का डायरेक्शन ये हो गया। अब इस केस में आपका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये आपका फोर्स, अगर मैं देखूं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है, सॉरी ये करंट था आपका, ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स आपका इनवर्स हो गया। तो ये आपका इधर दिखा दे रहा हूं, ये फोर्स, ठीक है। और जैसे ही नेगेटिव साइकिल में आप गए, जैसे ही आप नेगेटिव साइकिल में गए, ये आपका नेगेटिव साइकिल रेड पेन से दिखा रहा हूं मैं, तो आपका करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज होने से क्या होगा भाई, करंट का डायरेक्शन अब आपका ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, ठीक है, सॉरी मैं क्या किया, हाँ ऊपर हो गया आपका ये करंट, हाँ करंट का डायरेक्शन आपका इस कंडक्टर में, सॉरी इस कंडक्टर में आपका नीचे हो गया, नीचे होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड सेम है, अब आपका फोर्स इधर लग रहा है इस कंडक्टर में, तो अब क्या हो रहा है, इस कंडक्टर के करंट का डायरेक्शन चेंज होने के कारण अब आपका फोर्स ऐसे लग रहा है। तो अब देखो 50 साइकिल्स पर सेकेंड, हर
सेकेंड में 50 बार आपका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। करंट के डायरेक्शन चेंज होने से फोर्स आपका ये इन दोनों कंडक्टर पे, यहां और यहां तो जीरो लग रहा है, पर इन दोनों कंडक्टर में कभी इधर लगेगा कभी इधर लगेगा, फिर ऐसे ऐसे करके ये वाइब्रेट करते रहेगा, पर आपका एक पूरा रोटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतना फास्ट मूव करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जब भी आप एसी सप्लाई दोगे या एसी सिग्नल प्रोवाइड करोगे पीएमएमसी से, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल से, तो करंट के डायरेक्शन में बार बार चेंजेस होने के कारण आपका जो कॉइल है वो मूव ही नहीं कर पाएगा, बस वो वाइब्रेट करेगा जीरो पोजीशन पे। तो ऑन, यहां पर मैं लिखता हूं ऑन प्रोवाइडिंग एसी सिग्नल, प्रोवाइडिंग एसी सिग्नल पॉइंटर वाइब्रेट्स एट जीरो पोजीशन इन पीएमएमसी। ठीक है, तो पीएमएमसी में ऐसे वाइब्रेट करेगा ये, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, हाँ, तो अब ये हो गया। अगर मान लो ये तो 50 हर्ट्ज का एग्जांपल लिया, अब आप ये सवाल भी पूछ सकते हो कि सर अगर ये 50 हर्ट्ज का है तो चलो ठीक है, पर अगर सर मैं एकदम कम फ्रीक्वेंसी का अगर सिग्नल प्रोवाइड करूं, तो मतलब 1 या 2 हर्ट्ज का सिग्नल प्रोवाइड करूं, तो उस केस में तो सर ये मूव कर सकता है क्योंकि साइकिल तो लंबा पड़ेगा उसमें, है ना, तो ये सवाल हो सकता है। तो हाँ जी हाँ, उस केस में मूव करेगा। इस केस में 50 हर्ट्ज पर सेकंड में वाइब्रेट भले ही करेगा, पर अगर आप यहां पर मैं लिख देता हूं 50 हर्ट्ज पर सेकंड के, पर अगर आप 1 या 2 हर्ट्ज का अगर आप सिग्नल प्रोवाइड करो एसी सिग्नल, तो उसमें क्या होगा, आपका देर से करंट डायरेक्शन चेंज होगा। तो एक बार आपका ऐसे मूव किया, ऐसे फोर्स पड़ा तो कॉइल मूव किया, नेक्स्ट साइकिल में आपका फिर से ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, करंट के डायरेक्शन धीरे धीरे चेंज होंगे, तो इसलिए रोटेशन पॉसिबल होगा, पर आपका वापस वो आपके ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो उस केस में अगर एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम है, तो उस केस में आपका करंट, एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो आपका जो पॉइंटर है वो जीरो से फुल स्केल वैल्यू में जाएगा, फुल स्केल से वापस जीरो में आ जाएगा, फिर फुल स्केल वैल्यू में जाएगा, फिर जीरो में आ जाएगा। तो मूव तो करेगा, पर वो ऐसे करके कोई रीडिंग्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपका ये हमेशा कॉइल सीधा अलग अलग फोर्स पढ़ते जाएगा उसमें, राइट। तो यहां पे इसलिए पीएमएमसी हमेशा जो होता है मेजर करता है डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, इसी कारण। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पीएमएमसी ऑलवेज मेजर डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हो कि एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 0, इसलिए आपका एवरेज टॉर्क भी जो होता है, एवरेज टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एसी सिग्नल इज 0। ठीक है, एवरेज टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस एसी सिग्नल इज 0। और अगर मान लो कि यहां से मैं, अब आप बोल सकते हो कि सर चलो सर ये तो ठीक है कि एसी सिग्नल में ये जीरो आपका कॉइल मूव नहीं किया तो डिफ्लेक्शन नहीं आया, जीरो पोजीशन में वाइब्रेट किया। ठीक है, पर सर अगर मैं इस एसी सिग्नल को एक हाफ वेव रेक्टिफायर से पास करूं और फिर इस पीएमएमसी को दूं, तो क्या तब ये रीडिंग देगा? तब आप सही बोल रहे हो, हाँ ये रीडिंग देगा। कैसे? ये अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर से पास किया और तो फिर करंट की मैग्नीट्यूड अगर मैं IM लेता हूं, यहाँ पे IM ले लेता हूँ, पीक वैल्यू IM, और ये आपकी ओमेगा टी हो गए। तो अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर से पास कर रहा हूँ तो ये कुछ मेरे को ये वेवफॉर्म देखने को मिलेगा। तो 0 से पाई और फिर पाई से 2 पाई 0 हो जाएगा, फिर आपका 3 पाई। ठीक है, तो उस केस में जब ये, अब इस सिग्नल को अगर मैं पीएमएमसी से पास करवाता हूं तो उस केस में एवरेज वैल्यू क्या आएगी आपकी? एवरेज वैल्यू आएगी IM बाय पाई। तो इस चीज को ये पीएमएमसी मेजर कर लेगा। और उसी तरह अगर मैं इस सिग्नल को फुल वेव रेक्टिफायर से पास करवाता हूं एसी सिग्नल को, तो आपका क्या आएगा? एवरेज वैल्यू। तब उस केस में एवरेज वैल्यू आपका आएगा 2IM बाय पाई। तो इस 2IM बाय पाई को भी ये आपका जो पीएमएमसी है वो मेजर कर लेगा एवरेज वैल्यू को, राइट। और एसी सिग्नल का एवरेज वैल्यू 0 होता है तो उसको मेजर नहीं कर पाएगा, या फिर 0 पे ही दिखाते रहेगा वो। ठीक है, तो ये एक आपका, और मैंने कुछ पॉइंट्स बताया पीएमएमसी के बारे में। तो अब मैं क्या करता हूं पता है, मैं ना इस पूरे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक बार स्पेशल फीचर्स में पीएमएमसी के बारे में पूरा फीचर्स में एक एक करके नोट कर देता हूं, और नोट करने के बाद में एक एक पॉइंट को एज अ समरी पूरा आपको डिक्टेट कर दूंगा, और फिर यहाँ पे हमारा पीएमएमसी का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। फिर हम पीएमएमसी एज अ
वोल्ट मीटर, एमीटर देखेंगे और उसके एक्सटेंशन के बारे में, उनके रेंज के एक्सटेंशन के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बोर्ड वाइप करता हूँ और फीचर्स को लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं पीएमएमसी के। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए वो सब मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया है यहाँ पे। राइट, तो देखो एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इसलिए जरूरत है क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, तो इसलिए आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, स्केल इज लीनियर और यूनिफॉर्म। हमने देखा कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हुआ, तो इसके कारण हमारा जो स्केल था पीएमएमसी का वो यूनिफॉर्म था। मतलब कि क्या, सेम डिवीजन होगा, यूनिफॉर्म डिविजन्स होंगे स्केल के, तो पीएमएमसी का स्केल यूनिफॉर्म होगा और सेंसिटिविटी भी कांस्टेंट रहेगा, सेंसिटिविटी भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, स्केल लीनियर है पीएमएमसी का। दूसरा चीज, स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जाता है। कंट्रोलिंग टॉर्क कौन प्रोवाइड करता है, स्प्रिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए स्प्रिंग कंट्रोल यूज किया जा रहा है। और स्प्रिंग, since spring is connected in series with coil, so if the spring breaks, current in the coil becomes zero, और करंट जीरो होने से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका जीरो हो जाएगा, और उस केस से पॉइंटर जो है जीरो पोजीशन में आ जाता है। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। देखो इस पॉइंट को आप यहां पे नोट कियो, एक बार इस पॉइंट को जाके ना आप स्प्रिंग कंट्रोल वाले कॉन्सेप्ट में भी, जो हम लास्ट कॉन्सेप्ट देखे थे बेसिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, जब मैंने स्प्रिंग कंट्रोल का पॉइंट लिखवाया था, तो उस चीज को आप, इस चीज को आप उस जगह पे भी लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि पॉइंटर रिटर्न्स टू जीरो पोजीशन। तो कभी भी स्प्रिंग ब्रेक हुआ, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हुआ जीरो, और स्प्रिंग आपका पॉइंटर आ गया जीरो पोजीशन पे। थर्ड, एडी करंट डैम्पिंग यूज किया जा रहा है, ये हमको पता है। ठीक है, एडी करंट डैम्पिंग यूज किया गया है इसमें। और फोर्थ पॉइंट क्या है कि परमानेंट मैग्नेट है, तो और वो किस चीज का बना है, वो बना है अल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। ठीक है, अल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का। कॉइल किस चीज का बना है, कॉइल बना है कॉपर का, कॉपर कॉइल है। फॉर्मर किस चीज का बना है, अल्यूमिनियम का। अल्यूमिनियम क्यों यूज किया गया है, क्योंकि अल्यूमिनियम हमारा लाइट वेट का होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, नॉन मैग्नेटिक है, और ये एडी करंट को फ्लो करने देता है, जिसके कारण हम डैम्पिंग प्रोवाइड कर पाते हैं। और टॉर्क टू वेट रेशियो भी जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्रिक्शनल एरर कम हो जाते हैं, सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, इसलिए हम अल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं। स्प्रिंग किसका यूज किया गया है, स्प्रिंग हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज मटेरियल का यूज किया जाता है। जीवल बीरिंग्स किसका यूज किया जाता है, ये सफायर का यूज किया जाता है। और जीवल बीरिंग्स किस लिए यूज करते हैं हम अपने इंस्ट्रूमेंट को वियर और टियर या फ्रिक्शन के द्वारा पहुंचाए गए हानिकारक जो भी चीज, जो हार्म पहुंचता है इंस्ट्रूमेंट को, उसको हटाने के लिए हम जीवल बीरिंग्स यूज करते हैं, ताकि वियर एंड टियर से हम बच सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 4 पॉइंट्स थे। फिफ्थ पॉइंट की तरफ हम डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या था, इट इज यूज टू मेजर डीसी और एवरेज वैल्यू। तो ये डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू को मेजर करता है पीएमएमसी। अगर एसी सिग्नल प्रोवाइड किया पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा, आपका पॉइंटर जो होगा वो वाइब्रेट करेगा जीरो पोजीशन में, तो कोई रीडिंग नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट या फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो पीएमएमसी को, तो उनकी एवरेज वैल्यू आपको बता देगा ये कि IM/π है, 2IM/π है। ठीक है, और अगर आप ऐसा सिग्नल प्रोवाइड करते हो, सपोज करो I0 प्लस I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin 2 ओमेगा टी एंड सो ऑन, तब पीएमएमसी का रीडिंग क्या आएगा, उसके इसमें रीडिंग आएगा एवरेज वैल्यू, जो कि क्या है, इस सिग्नल का एवरेज वैल्यू है I0। ठीक है, अगर सपोज करो ये पॉजिटिव होगा, तो आप आराम से स्केल में दिखा सकते हो। पॉजिटिव हुआ अगर ये वैल्यू, तो अगर आराम से आप स्केल में दिखा सकते हो। पर यहीं पे अगर ये चीज इस टाइप का हो गया, इस केस टाइप का हो गया, माइनस आई जो था आपका वो हो गया -3 प्लस 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी। तो अगर इस करंट को पास करूंगा मैं, तो इधर देखो इसका जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आ जा रहा है, वो आपका नेगेटिव आ जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में जब नेगेटिव होगा, उस केस में आपका जो पीएमएमसी होगा, अब वो नेगेटिव वैल्यू तो दिखा नहीं सकता, तो उस केस में आपका पीएमएमसी जीरो पे ही आके रुके रहेगा। मतलब कि पॉइंटर जो होगा पीएमएमसी का वो जीरो पे रुके रहेगा। ठीक है, पर अगर मुझे इस -3 एम्पियर को मेजर करना है, एवरेज वैल्यू को मेजर करना है, तो उस केस के लिए मुझे पोजीशन जीरो गैल्वेनोमीटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पोजीशन जीरो गैल्वेनोमीटर, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं,
पोजीशन 0 स्केल यूज कर सकता हूं, ठीक है। अभी जो नॉर्मल स्केल होता है हमारा, जो नॉर्मल स्केल होता है पीएमएमसी का, वो कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का। ये देखो, ये आपका स्केल होता है नॉर्मल स्केल ना, ये आपका नॉर्मल स्केल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंटर रहता है, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करता है, ये सारी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। पर अगर हम पोजीशन 0 की बात करें तो आपका पोजीशन 0 जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ये, ठीक है। और ये जो 0 होगा, जैसे नाम है, ये यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी और यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। और आपका पॉइंटर रेस्ट पोजीशन पे, जो बाकी अगर रेस्ट में है, कोई भी अगर कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है, तो उधर आपका यहाँ पे आपका ये पॉइंटर बीच में रहेगा। तो कभी भी अगर आपको नेगेटिव वैल्यू यूज करना है तो आप पोजीशन 0 स्केल यूज करोगे। तो आप क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप ये नोट करोगे कि क्वेश्चन में आपको नॉर्मल पीएमएमसी दिया है या पोजीशन 0 पीएमएमसी गिवन है। अगर पोजीशन 0 है तब तो आप -3 लिख सकते हो। अगर आप पोजीशन 0 नहीं दिया गया है, नॉर्मल स्केल यूज किया गया है, तो पॉइंटर आपका 0 पे ही इंडिकेट करेगा। बाकी अगर -3 करना होगा, पोजीशन 0 रहेगा, तो ये नेगेटिव वैल्यूज को भी डिफ्लेक्ट करवा देगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बहुत ही ज्यादा हाई होता है, इसलिए हम मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक शील्डिंग प्रोवाइड नहीं किया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, टॉर्क टू वेट रेशियो, ठीक है। टॉर्क टू वेट रेशियो इज हायर। यहाँ पे पीएमएमसी में एल्यूमिनियम यूज किया गया था, इसलिए टॉर्क टू वेट रेशियो आपका हाई होता है। उस केस में क्या होता है, फ्रिक्शनल एरर आपका मिनिमम हो जाता है और सेंसिटिविटी भी बढ़ जाता है। तो सेंसिटिविटी आपका कितना होता है, 20 किलो ओम पर वोल्ट के हिसाब से होता है, ठीक है, 20 किलो ओम पर वोल्ट। तो ये आपका सेंसिटिविटी का यूनिट है और ये 7th पॉइंट हो गया, ठीक है, कि फ्रिक्शनल एरर आपका मिनिमम है और सेंसिटिविटी भी हाई है। नाउ ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमको पता है कि बिना के इक्वल होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू करंट इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है। एरिया ऑफ कॉइल बोल सकता हूं मैं, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ के इक्वल है वो, लेंथ इंटू ब्रेथ। कंट्रोलिंग टॉर्क किसके इक्वल है, केसी इंटू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, दिस, एंड थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसी कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, लीनियर स्केल हो रहा था। जी क्या है, ये आपका गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है। 9th पॉइंट क्या है कि अगर मैं यहाँ पे जो स्केल यूज किया हूं उसको कैलिब्रेट कर दूं इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, मतलब यहाँ पे डिग्रीज लिख दूं, तो जो हमारा पीएमसी का रीडिंग आएगा वो उसको हम किसकी तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम गैल्वेनोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम गैल्वेनोमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मैं एम्पियर्स लिख दूं, स्केल को कैलिब्रेट करना मतलब कि क्या, यहाँ पे रीडिंग्स लिख देना। स्केल को अगर मैं यहाँ पे जो रीडिंग्स है यहाँ पे मैं एम्पियर्स के टर्म्स में लिख दूं, तो मैं इस पीएमएमसी को एमीटर की तरह यूज कर सकता हूं। उस केस में मैं इसको एमीटर की तरह यूज कर सकता हूं। और अगर मैं यहाँ पे वोल्टेजेस लिख दूं, तो यहाँ पे इस स्केल को मैं, मतलब पीएमएमसी को मैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को मैं वोल्टमीटर की तरह यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे पूरे मैंने 9 पॉइंट्स यहाँ पे पूरा लिख दिया हूं, ठीक है। 8 तो 9th पॉइंट भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो ये 9 पॉइंट पूरे फीचर्स ऑफ पीएमएमसी मैंने नोट कर दिया है। ये सब एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं क्या बात करने वाला हूं, यहाँ पे जो मैंने परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल को एमीटर और वोल्टमीटर की जैसे यूज करने का जो बात किया है, वही मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसमें हम उसके रेंज को कैसे, हम पीएमएमसी के रेंज को बढ़ाते कैसे हैं एमीटर और वोल्टमीटर के, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।